नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए और अपना शासन स्थापित कर दिया और लोगों पर जो अत्याचार और शोषण किया, इसीलिए हमारे देश के लोगों ने सबसे पहले 1857 में संग्राम किया। उसमें निष्फलता मिली। बाद में अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में किया। तो बाद में बंगाल के लोगों ने उसका विरोध किया और उसमें स्वदेशी कुछ चीज़ वस्तुओं को अपनाया, विदेशी चीज़ वस्तुओं का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया। ये तीन उसके पहलू थे। बाद में अंग्रेज़ों को लोग जो एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए, इसीलिए अंत में अंग्रेज़ों को बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द करना पड़ा और 1911 में उन्होंने बंगाल का विभाजन रद्द किया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। अभी हम देखेंगे मुस्लिम लीग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी है, महान पुरुष है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ किए थे। तो अभी मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई 1906 में। तो अभी हम पहले से ही बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, यानी हमारे ही लोगों को अंदरों अंदर झगड़ा आया और उन्होंने अपना जो हमारे राजाओं का राज्य है वो एक एक करके हड़प लिया और पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच गैर समझ उन्होंने खड़ी की। फूट डालो राज करो, यानी दोनों हिंदू मुस्लिमों को हमारे बीच जो एकता थी उसको तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। और उस समय के जो वाइसरॉय थे मिंटो और भारत का मंत्री उस समय था मार्ले, ये दोनों ने मिलकर भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की योजना बनाई। यानी राष्ट्रवाद यानी देश प्रेम की भावना जो लोगों में थी उसको दबा देनी थी, इसके लिए एक योजना बनाई और राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई। तब अंग्रेज़ों ने उच्च वर्ग के मुस्लिमों की तरफदारी करनी शुरू की। अभी जब ये आंदोलन और भी बढ़ता रहा, तभी अंग्रेज़ों ने जो इनकी फूट डालो और राज्य करो की नहीं थी, तो जो भारत में बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे जो बोलते थे उनको समर्थन करने लगे, उनकी तरफदारी करने लगे। अभी आज भी आप देखते होंगे कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर में से 370 हटा दिया, यानी जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया। तो बहुत सारे जो मुस्लिम नेता हैं उनको वो पसंद नहीं आया। आपने वो कुरैशी का भी नाम सुना होगा कि वो बार बार मीडिया पर भी विरोधी अपना जो वक्तव्य है वो देते रहते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है तो कट्टर है, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। अभी हमारा राम मंदिर भी बन रख गया तो भी कई मुस्लिम नेता उसका विरोध भी कर रहे। तो तब भी अंग्रेज़ों ने वो काम किया कि मुस्लिम विचारधारा है उनको समर्थन देना उन्होंने शुरू किया और अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की मांग करने के लिए मुस्लिमों के एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल रहे। अभी अंग्रेज़ों ने जानबूझकर मुस्लिम लोगों को ये कहा कि आप अपना एक मतदान मंडल बनाओ और अलग से मत दो और अपना एक मतदान मंडल बनाओ, और ऐसा करने में वो सफल भी हो गए और परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, यानी उनका एक अलग मतदान मंडल बना दिया गया ईस्वी सन 1916 में। और इस संस्था की स्थापना में मुस्लिमों में धार्मिक प्रधान अभी कौन थे, उसके मुख्य नेता तो आगा खां और ढाका का नवाब जो बांग्लादेश है, तभी भारत का ही हिस्सा था, अखंड भारत अगर आपको पता ही है। तो बांग्लादेश का शहर है, तो वहाँ का नवाब सलीमुल्लाह खां और वाइसरॉय मिंटो और उनकी निजी मंत्री डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण, यानी ये सारे लोगों ने ये मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अभी मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहे, उसके लिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन ही मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। अभी पहले कांग्रेस का अधिवेशन साल में होता था, तभी उसमें मुस्लिम नेता थे वो उपस्थित नहीं रहे और उन्होंने अपना अलग अधिवेशन किया।
अलग मीटिंग की। तो इस तरह से अलग प्रतिनिधित्व की मांग मुस्लिमों को ही नहीं परंतु अंग्रेज़ों की नीति की ही सोच थी। मतलब ये सब हमारे मुस्लिम भाई नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज़ों की सोची समझी चाल थी। वो हमारी एकता को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम ऐसे दो धर्मों के बीच जो है वो ऐसा उन्होंने विद्रोह खड़ा करवाया। मिंटो ने ही मुस्लिमों को सहयोगी बनाने की नीति की शुरुआत की। अभी मिंटो ने ही मुस्लिमों को उसके किया, ऐसी नीति बनाए कि जो मुस्लिमों को सपोर्ट करती हो। इसलिए मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौमवाद के पिता कहते। याद रखना ये IMP है। मुस्लिम कौमवाद के पिता किसे कहा जाता है? तो मिंटो को। एक इतिहासकार तो यहाँ तक लिखता है कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना या रहीमतुल्लाह नहीं बल्कि मिंटो ही था। अगर आप कई बार न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुनते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो भारत में से बंटवारा करवाया था वो मोहम्मद अली जिन्ना था। फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना से भी ज़्यादा गुनहगार जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला किसको माना गया? मिंटो को, क्योंकि मिंटो ने ही भारत में जो पहले पाकिस्तान भी तभी तो भारत का ही हिस्सा था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मतलब एकता से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अभी ये धर्म आपका मुस्लिम, आप मुस्लिम हो, ये हिंदू है, आपके साथ ऐसा किया जाता है वैसा किया जाता है, ऐसे जो बीज है मतभेद के वो मिंटो ने ही, ऐसा जहर मिंटो ने ही मुस्लिम लोगों में डाला था। इसलिए सही पाकिस्तान के जो बंटवारा करने वाला या पाकिस्तान का मित्र हम मानेंगे तो वो जिन्ना से ज़्यादा मिंटो ही था। तभी से हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ा। बाद में हिंदू और मुस्लिमों के बीच तकरार होने लगा और अंत में हिंद के विभाजन में परिणमित हुआ। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी दूसरे ही दिन हमारे मतलब उनमें से पाकिस्तान अलग हो गया। अभी हम देखेंगे उग्र क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय और विकास, कि उस समय जो अभी हमारे देश को आज़ाद करवाने में हमारे क्रांतिकारियों ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। तो हमारे देश में जो उग्र क्रांतिकारी ईंट का जवाब पत्थर से देने में मानते थे। तो उन्होंने जो आंदोलनों की शुरुआत किस प्रकार की और किस प्रकार वो आंदोलन आगे बढ़े उसके बारे में हम देखेंगे। तो भारत में क्रांतिकारी की प्रवृत्ति की शुरुआत सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। याद रखना 8वीं में भी आज सभी क्रांतिकारी के बारे में डीप में पढ़ चुके हो। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत की थी। और चाफेकर बंधुओं जो दामोदर चाफेकर तथा बालकृष्ण चाफेकर, वीर सावरकर है, बारेंद्रनाथ घोष है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिवीरों ने राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित कर रखी। यानी ये शुरुआत बलवंत फड़के ने की, पर उनको ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने की जो ज़रूरत है वो सारे क्रांतिकारियों ने की है। तो ये क्रांतिकारियों ने क्या किया? तो शस्त्र बनाने से लेकर उसके उपयोग करने का प्रशिक्षण प्राप्त युवकों ने अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर डाली। उन लोगों ने शस्त्र भी बनाए, अंग्रेजों के शस्त्र भी लूटे और जो युवक क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते थे उनको वो शस्त्रों को कैसे चलाना है उसको प्रशिक्षण भी दिया। तो उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हिंद में उदित होकर देश विदेश में भी फैला। हमारे देश में तो ये क्रांतिकारी आंदोलन चला ही, पर विदेशों में भी ये क्रांतिकारी आंदोलन चला था। उसकी पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चले आंदोलन। तो पहले ही कौन से आंदोलन हुए? तो भंग आंदोलन हुआ। सूरत में कांग्रेस अधिवेशन जो 1907 में हुआ उसमें गरम और नरम दल के दो भाग में विभाजन, यानी जो क्रांतिकारी दल के नेता थे वो दो दल के थे, गरम दल के और नरम दल के। गरम दल के नेता यानी मैंने पहले बताया इस तरह कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी अंग्रेज जैसी नीति अपनाते थे सामने वो वैसा ही उसको आंदोलन करके
पुलिस चौकी जलाकर या उनके कोई अधिकार गवर्नर को मारकर उसका जवाब देते थे। जबकि नरम दल के नेता जो शांति से कानून के दायरे में रहकर किसी को हिंसा पहुंचाए बिना वो आंदोलन करते थे, जैसे हमारे गांधी जी करते थे। बाद में कांग्रेस की मात्र प्रस्ताव, विनती का प्रबल विरोध जैसी परिस्थितियां हैं। तो ये आंदोलन क्यों बढ़ा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि गरम दल और नरम दल के दो भाग हो गए। कांग्रेस जो अंग्रेज़ों के सामने प्रस्ताव रखते थे उनको अंग्रेज नहीं मानते थे, जो विनती करते थे तो उसका अंग्रेज लोग विरोध करते थे। तो ये सारी परिस्थितियाँ उसके लिए जिम्मेदार हैं। और लाल बाल पाल की त्रिपुटी, वो गरम दल की नीति अपनाई थी। लाल बाल पाल यानी लाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, और बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नाम याद रखने। लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के नेता थे और भारतीय युवा कार्यकर्ताओं में नई चेतना उन्होंने जगाई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ढीली ढाली नीति थी, यानी हमारा कांग्रेस तो उस समय भी था, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो योजनाएं बनाते थे, जो आंदोलन करते थे, वो मतलब शांतिपूर्वक था, कानून के दायरे में रहता था। तो वो ढीली ढाली नीति उसको कहा गया। उसको उन्होंने क्रांतिकारियों ने जोरदार नया मोड़ दिया। यहाँ पर कई क्रांतिवीरों के पिक्चर यहाँ हमारी किताब में भी दिए गए हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। ये सूत्र बार बार आता है कि किसने बोला था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी अपना राज्य मेरा अधिकार है और उसे लेकर ही हम रहेंगे। ऐसा कौन बोले थे, तो बाल गंगाधर तिलक। एक छोटे प्रश्न में आ सकता है, जो आज़ादी के क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र बन गया, यानी सभी क्रांतिकारियों ने उसको अपना मंत्र बनाया था। तब भारत के नवयुवकों के एक वर्ग ने विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, यानी जो विदेश लोगों ने हमारे देश पर, हम पर जो शासन कर रहे थे, उनको हमारे देश में से भगाने के लिए हमारे जो युवा वर्ग है उन्होंने प्रयत्न किए। और उग्र क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने से तत्पर थे। हमारे क्रांतिकारी अपने भगत सिंह है, गुरु सुखदेव है, जिसको फांसी भी दी गई थी। तो वो हंसते हंसते फांसी के माचड़े पर भी हमारी भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए चढ़ गए थे। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्राण ले भी सकते थे। यानी वो आज़ादी के लिए जो आंदोलन किए उन्होंने, तो वो जरा भी अपने प्राण की आहुति देने से नहीं डरते थे और उसके लिए उन्होंने कई अंग्रेज सिपाहियों के, अंग्रेज गवर्नरों के प्राण भी लेने की उनकी तैयारी थी। अभी भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास और उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ फैली, यानी पूरे देखो भारत के पूरे राज्यों में ये क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ फैल गई। और इन प्रवृत्तियों ने किसकी स्थापना की, मतलब तो मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमने महिलाने वतन, इंडियन पेट्रियोट्स एसोसिएशन, बाद में वो भारत माता से जाना गया, आदि संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को अधिक गति दी। ये सारी संस्थाएं स्थापित और इस संस्थाओं द्वारा वो क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को चलाते गए और आगे बढ़ाते गए। अभी हम देखें कि प्रथम दौर में संध्या, अभी ये हमारे क्रांतिवीरों ने उस दरमियान कई समाचार पत्र भी, अखबार भी बाहर निकाले कि जिससे पढ़कर हमारे देश के लोगों में देश प्रेम की भावना जागे और देश के अंग्रेज़ों को के भगाने के लिए उनके खिलाफ जो आंदोलन होते उसमें वो शामिल भी हो। उसके लिए उन्होंने कई समाचार पत्र मैगजीन है वो बाहर निकाले, जिसमें संध्या है, युगांतर,
संध्या संध्या, युगांतर, नवशक्ति और वंदे मातरम, केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने सतत बल प्रदान किया। कोई छोटे प्रश्न में आए तो याद रखना, ये सारे समाचार पत्र है जो हमारे क्रांतिकारियों ने शुरू की थी। अलीपुर हत्याकांड में, अलीपुर में जो हत्याकांड हुआ था उसमें 34 क्रांतिकारियों पर केस चलवाया गया था। और हावड़ा हत्याकांड, ढाका हत्याकांड में भी अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में वाइसरॉय हार्डिंग पर बम फेंक कर हत्या करने का प्रयास ये हमारे क्रांतिकारियों ने ही किया था। 13 नवंबर 1909 में 13 नवंबर 1909 में अहमदाबाद में रायपुर दरवाज़ा के बाहर वाइरोस मिंटो पर बम फेंका गया था। ये सारे ये क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के ही उदाहरण हैं। ये छोटे प्रश्न में आ सकते हैं। हावड़ा हत्याकांड, ढाका हत्याकांड, अलीपुर हत्याकांड, दिल्ली में वाइसरॉय हार्डिंग पर बम फेंका गया था, और अहमदाबाद में रायपुर जो दरवाज़ा है उसके बाहर ये मिंटो, जो हम अभी आगे पढ़ चुके कि जो पाकिस्तान का सहयोगी था, सही में भारत में से पाकिस्तान को अलग करने वाला हो तो ये मिंटो ही था, उस पर बम फेंका गया था। तो ये सारी क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के दरमियान किया गया था। अभी पहले दौर में ये काम किया, अभी दूसरे दौर में क्या किया, तो 1920 से 42 तक काकोरी लूंट केस यानी ट्रेन को लूंटा था, और वो ट्रेन में जितने भी हथियार अंग्रेज़ों के जा रहे थे वो हमारे क्रांतिकारियों ने लूंट लिए थे अपने को चलाने के लिए। बाद में लाहौर हत्याकांड है, केंद्रीय धारा सभा जो दिल्ली में असेंबली थी उस पर बम फेंकने की घटना, ये भी दूसरे तबक्के में क्रांतिकारियों ने ये प्रवृत्ति की थी, जो सब आप 8वीं कक्षा में सब उसके बारे में डीप में पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक यू।